बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक जा पहुंची है। सबसे ज्यादा पंजाब में 99 मुकदमात दर्ज हो चुके, खैबर पख्तूनख्वा में 2 और इस्लामाबाद में 74 मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है बानी पीटीआई को। बानी पीटीआई के खिलाफ एफआईए के पास 7 मुकदमात और इंक्वायरी चल रही है। इसी तरह नैब के पास 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। बानी पीटीआई के खिलाफ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के एहतजाज के तनाजुर में भी मुकदमात दर्ज हुए हैं। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुख्तसर मुलाकात हुई है, वो मुझसे जज्बाती अंदाज में बगलगीर हुए। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं और आप एक हैं, जो हुआ सो हुआ। मैंने बताया कि 40 दिन के चिल्ले में मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ का सिर्फ चेहरा है, केस किसी और का है और ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क को मुआशी तबाही से बचाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं ही ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। ये तमाम तर चीजें सामने आई, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात की, मुसरत जमशेद चीमा साहबा ने मुलाकात की और दीगर भी इसमें लोग मौजूद थे और बानी पीटीआई की इनसे मुलाकात हुई है। शेख रशीद साहब ने एक और सहाफी के सवाल पर दिलचस्प बात की। सहाफी ने सवाल किया कि आप मीडिया से आजकल क्यों दूर हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कहा गया है कि आप मीडिया से कुछ देर दूर रहें। नाज़रीन, इसी वाले से बानी पीटीआई की जानिब से 2 मुतालबात रख दिए गए हैं हुकूमत वक्त के सामने। उन्होंने कहा कि अगर वो 2 मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। और इसमें उन्होंने कहा, यह भी इंडिया दे दिया कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज हैं, उनको भी कहा जाएगा कि वो भी रेमिटेंस जो है वो उसमें हुकूमत वक्त को जो है वो मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। तो इन तमाम तर चीजों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और मोहम्मद वकार असलम हमारे साथ मौजूद हैं। वकार असलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, बानी पीटीआई पे 188 मुकदमात, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, क्या कहना चाहेंगे? कोई मसला नहीं यार, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर कहलाते हैं, समझते भी हैं और उनकी फॉलोअरशिप भी है और एक बड़ा जबरदस्त कल्ट है। और खास तौर पे जो हमारा चंक है यूथ का, वो उनके हीरो भी हैं। जब हम भी जवान थे तब हमारे भी हीरो रहे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई फिर हमें महसूस होना शुरू हुआ कि खान साहब बहुत अच्छे इंसान अगर थे लेकिन बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं रहे। ये मेरी ओपिनियन है, इससे कोई एग्री करे या डिसएग्री करे। बेटा, उन पे 1088 भी मुकदमात हो जाएंगे जिसको करवाने में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान का हाथ नहीं है। वो अंदर बैठ के जैसे जैसे वो काम कहेंगे और उनकी जो टीम बाहर परफॉर्म करेगी, तो जो वो हमेशा ऊपर किंग मेकर होता है, जो किंग मेकर माना जाता है और समझा जाता है, अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है और साबित भी किया खान साहब ने। देखिए, नून लीग की गवर्नमेंट की ये नाकामी है कि जेल में बैठा हुआ 804 नंबर कैदी ने पाकिस्तान में IMF ने कर्जे दे दिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ बेहतर होना शुरू हो गई। मरियम नवाज शरीफ जो है वो 65 इनिशिएटिव्स लॉन्च कर चुकी है, उसकी सुनाई नहीं है। लोगों के साथ सर्वे किया जाए, लोगों को नहीं पता। बड़ी साहब, लेकिन आपसे इसी से रिलेटेड सवाल आपसे जानना चाहूंगा। अगर मुखालिफिन पे, अपोजिशन जमातों पे मुकदमात का इंदराज होता है तो उस पे हुकूमत वक्त या सियासी हुक्मरान शामिल नहीं है। अगर कहीं IMF से पैकेजेस मिल जाते हैं, अगर कहीं जो है वो तरक्याती कामों के मंसूबे सामने आ जाते हैं, तो उस पे हुक्मरान सियासी जमातें, उनके नाम सरे फहरिस्त गिने जाते हैं। देखिए हमजा, आप चूंकि माई एज इज अबव 50, तो मैं आपको पिछले 30 से 35 साल जो मेरे होशो हवास में गुजरे और मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया, या मैं पॉलिटिशियन के साथ बहुत इंटैक्ट हूँ, मैं उनके साथ चलता फिरता हूँ, मैं कारोबार करता हूँ लोगों के साथ। कारोबारी भी तो है ना, हर बंदा जड़ तो नहीं है, ये भी लोग कारोबार करते हैं। जैसे उन्होंने अभी वजीर तालीम से पूछा, जो स्कॉलरशिप दिए हैं, तो वो जस्टिफाई कर रहे थे कि मेरे डेयरी फार्म है,
मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सके। राणा सिकंदर की बात कर रहा हूं। जहां तक बात आपने मुझसे पहला क्वेश्चन किया था, उन पे मुकदमात बन रहे। मुकदमात इमरान खान पे 1000 से ज्यादा भी बन नहीं रहे। इमरान खान साहब एजुकेशनल पॉलिटिक्स मोड से बाहर नहीं आ रहे, वो मुकदमात बनवा रहे। मुकदमात बनाने में और बनवाने में बड़ा फर्क है। अब ये है कि क्या वो मुकदमात बनवा के अपनी पॉपुलैरिटी को एग्जॉस्ट करके और पाकिस्तान में इंकलाब लाना चाहते हैं? तो उसका जवाब मैं आप देता हूं। आप यंग हैं, इंकलाब खूनी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, अफगानी हो, इंकलाब पाकिस्तान में आ नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते में मौजूद है जिसके इर्द गिर्द 3 से 4 मुल्क ऐसे हैं जो एटॉमिक पावर रखते हैं, और पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक स्टेट है जिसके पास एक ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसके पीछे इसराइल से लेके अमेरिका, और अमेरिका से लेके यूके, और यूके से लेके इंडिया, और इंडिया से लेके कोरिया पीछे पड़ा हुआ है। ये सियासतदान अपनी छीना झपटी में अपनी कुर्सी और इक़्तिदार और हवस और नजासत वाली पॉलिटिक्स प्ले करते करते ये हमारे अफवाज पाकिस्तान को उस डगर पे ले जाते हैं जहां पे हमें अपने आर्मी चीफ को, आखिरी बात क्लोज करूंगा, हमें अपने आर्मी चीफ को या तो मसीहा बनकर वो, यानी वो सिपा सलार नहीं बन रहा होता, या वो मसीहा बन रहा होता है, या वो बाकी तरह उनको जानवर कहा जाता है। तो ये पॉलिटिशियंस करके है ना, ये पॉलिटिकल लोग हैं ना। लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, जो कम पढ़ लिखते हैं वो सीएसपी अफसर बनने की कोशिश करते हैं। बड़ी साहब सवाल मेरा ये था कि अंदराज मुकदमात का हुक्मरान, आपने कहा कि ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, मोहसिन नकवी साहब ये मुकदमात दर्ज नहीं करवा रहे हैं। कौन दर्ज कर रहा है मुकदमात? कौन करवा रहा है? मेरा ख्याल है मेरा और आपके टेलीविजन पे बहुत सारा टाइम हमने जाया कर दिया। मेरा लास्ट प्रोग्राम आपके साथ था, वो धरना जारी था, धरना हो गया, धरना बैठ गया, धरना उठ गया, धरना सो गया, धरना फैल गया। क्या हुआ? अब क्या मुझे ये बताइएगा, मैं इमरान खान की एक बात ना करना चाहता हूं, ना इमरान खान मेरे लिए रेलिवेंट है। मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे गौहर खान, जिसको उन्होंने केयर टेकर चेयरमैन पीटीआई बनाया हुआ है, अगर आप कल का उसके मुहिब्बे वतन साथी कैपिटल टॉक के होस्ट से उसका इंटरव्यू सुन लें, अगर एक बंदा भी सेटिस्फाइड हो जाए उस इंटरव्यू से, छोड़े शहबाज शरीफ 2 नंबर है, छोड़े मरियम गलत काम कर रही है, छोड़े नवाज शरीफ चोर है, छोड़े जरदारी डाकू है, अगर गौहर का इंटरव्यू आप 5 दफा सुन लें, आप कहेंगे कि क्या ये इमरान खान का रेपिका है, ये इमरान खान का शैडो है जो प्रेजेंट कर रहा है पीटीआई को? ना सवाल है ना जवाब है, तुक्के जवाब देते हैं। उनको किसने कहा था इमरान को छुड़वाने के लिए यहाँ पे आखिरी नारा लगाएं, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि हम जनाब को तहरीक लेके आएंगे सिविल नाफरमानी की। और इसने मुझे ये बताया, इस फितने ने चलने देना ही नहीं चलने देना। मुझे नून लीग से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे पीपल्स पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है। मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर बन के आए, फैसल वोडा प्राइम मिनिस्टर बने, नवाज शरीफ को या मौलाना फजल रहमान को सदारती इलेक्शन लड़वा दिया जाए अगले 1 साल में, कुछ भी हो जाए, बिलावल भुट्टो ट्रॉबल करके आ जाए शहबाज शरीफ को, मुझे इससे गर्ज नहीं। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान के अवाम पे क्या गुजर रही है। क्या ये पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी की अवाम है, ये पाकिस्तानी अवाम है? ये पाकिस्तानियों के क्या हो रहा है? क्योंकि ये अवाम जिस दिन कौम बन गई, उस दिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कौम बनने की सूरत में पॉलिटिकल इरा खत्म होगा। यहाँ पे कौमी हुकूमत, आपका मेरा आज 50वां प्रोग्राम मेरा ख्याल है स्टार एशिया पे हो गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कौमी हुकूमत बनेगी, सबको थोड़ी थोड़ी हड्डी डाली जाएगी, पॉलिटिशियंस को वो एक थाली में बैठ जाएंगे, फिर ये काम करने का सोचेंगे। ये मीठा मीठा हबब कड़वा कड़वा थू थू वाली पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। ये सारे इदारे अपने कायम दायम हो जाएंगे, तो शायद खान अब्बासी भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। मुझे तो ये नहीं पता चलता वो तीतर है या बटेर है, जो बकरा है या बकरी है। फैसल वाडा का मुझे नहीं पता चलता कि वो शेर है या वो बिल्ली है। मुझे शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब की जगह पे रिजर्व वजीर आजम बने थे उनके बाद।
पाकिस्तान में 2 काम हो रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, कोई बिजनेस कुछ नहीं हो रहा IMF से लेके। शहबाज शरीफ तो वैसे कंफ्यूज आदमी है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब जो सबसे ज्यादा बड़े सियासतदान है, वो इस वक्त इनइफेक्टिव हुए हैं, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जहां तक बात नहीं कि पाकिस्तान में काम क्या है, पाकिस्तान में फौज है और फौज के खिलाफ एक पार्टी है, ये 2 काम है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट। माजी में जिस तरह दीगर सियासी जमातें जो हैं वो इसी तरह से इदारे के खिलाफ रही, इसी तरह से अब सियासी जमात जो है वो इस तरह से, कोई भी जमात हो, चाहे वो ANP हो, चाहे वो NQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या मैं बार बार आपके हर प्रोग्राम में कह चुका हूं कि क्या PTI ये चाहती है कि इमरान खान अल्ताफ से डिक्लेयर हो? क्या PTI चाहती है? बड़ी साहब वकार असलम साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगा। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और वो इस पे आला हुकाम लोगों के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं। वकार असलम साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम तर सूरत हाल को? जी हमजा, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता चलूं कि शाहिद इकबाल भट्टी साहब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और रोशन पाकिस्तान के नाम से उनका एक प्रोग्राम भी बहुत देर तक चलता रहा है और वो बात कर रहे थे कौमी हुकूमत की। कौमी हुकूमत हम चाहते तो सभी हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, मतलब जो रेलेवेंट लोग हैं वो उन्हें मिनिस्ट्रीज मिलें, जिस तरह राना सिकंदर की वो बात कर रहे थे। और जिस तरह एक दौर था डॉक्टर इमरान मसूद एजुकेशन के मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वजीर तलीम को ज़ेर तलीम नहीं होना चाहिए, मतलब एक कौमी हुकूमत होनी चाहिए, सबको नकेल डलनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो बदलता रहता है। हर 2 महीने बाद उनका मतलब वो एक टिल्ट लेते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। वो समझते हैं कि उन्हें बहुत मुहिब्बे वतन होना चाहिए और वो मतलब मुज़ाकरात के लिए मुक्तदर्रा जो है मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उससे वो मुज़ाकरात बेसिकली उनका मकसूद होता है। सियासी जमातों का वो बस नाम ले देते हैं, लेकिन सियासी जमातें तो उनसे मुज़ाकरात करके थक चुकी हैं। मतलब बैरिस्टर गौहर की लाइन और लेंथ कुछ और होती है, शेर अफजल मरवत कुछ और कह देते हैं, अलीमीन गंडापुर कौन सी सियासी जमात ने वकार असलम साहब इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डायलॉग किया जिसमें वो थक चुके हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इसमें बड़े उनके साथ सेशन होते रहे हैं और इस पर जिस तरह नवाज शरीफ रेलिवेंट है पॉलिटिक्स से, उसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान है। वो बस एक बबल था जो बना हुआ था, जिसको बस्ट कर दिया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और फिर उसके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 7 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे मदारस वाला अगर बिल जो है उस पर दस्तखत नहीं होते तो हम फिर इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। मौलाना का ये बस मतलब मैं समझता हूँ कि एक धमकी ही साबित होगी और मौलाना बैक ऑफ कर जाएंगे अपने बयान से। और क्योंकि मैं मौलाना को आजकल मनाने के लिए गवर्नमेंट ने और फैसल वावडा जो कि नए शेख रशीद आजकल अपने आप को मतलब जैसे वो उन्होंने भट्टी साहब ने कहा ना कि वो बिल्ली है या शेर है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो कोई इनकी प्रॉपर पोजीशन नहीं है। और मतलब वो शेख रशीद जैसी से मुमासलत रखने वाली बातें करके शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वो बात कर रहे थे। जी उनकी वो बात कर रहे थे और उन्होंने अब्बासी को बकरा बकरी कहा है और मैंने फैसल वाडा को बिल्ला और शेर कहा है या बिल्ली कहा। हाँ, तो फैसल वावडा मतलब रेलिवेंट अभी शेख रशीद बनने में बड़ा टाइम। अच्छा वकार भाई ये बताइए कि जो खान साहब ने 2 मुतालबात सामने रखे हैं और दूसरा उन्होंने सिविल नाफरमानी तहरीक का उन्होंने ऐलान कर दिया, इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर हम ये तहरीक का आगाज करेंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये मतलब एक मुल्क दुश्मनी की इंतहा है कि आप की इकोनॉमी मतलब आपने पैरामीटर्स सेट किए होते हैं कि मतलब आपने इन्वेस्टमेंट भी तो मतलब एक खुशहाल मुल्क की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है ना। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपने SCO समिट कर लिया और आपने बहुत अच्छा होस्ट कर लिया, बहुत अच्छे ममालिक से आपके राब्ते जो ट्रॉपल डाउन हुए थे वो दोबारा से बहाल हो गए। लेकिन अगर आप ये सिविल नाफरमानी वाला जो बुलबुला है इसको खड़ा करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज जो 1 लाख से तजावुज कर गई है वो
वो भी बबल बस्ट हो जाएगा और आपकी इकोनॉमी दोबारा खतरे में आ जाएगी। अभी हम ट्रायल पीरियड पे हैं। IMF ने कौन सा हमसे कोई 5 साल का मुआहदा कर लिया, वो भी 1 साल का ट्रायल पीरियड ही चल रहा है ना। तो उसमें मुझे लगता है कि सरासर मुल्क दुश्मन ही है इस वक्त। अगर इक़्तिदार की हिर्स वो ना रखें और थोड़े होश के नाखून ले लें तो इक़्तिदार में आना होता तो बिलावल भुट्टो साहब से हाथ मिला के वो अब तक इक़्तिदार में होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफर भी कर रही थी। बिलावल भुट्टो को तो खुद नहीं ऑफर किया जा रहा। अभी वो टॉपल डाउन करने की कोशिश में थे शहबाज शरीफ को। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार के लिए होती ख्वाहिशमंद तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला के और अक्सरियत में आके तो डेफिनेटली बरसरे इक़्तिदार आ सकते थे। जी, अभी मसला क्या है कि खान साहब को छोड़ा नहीं जा रहा। मतलब वो लंदन जाना चाहते हैं और यहाँ उन्हें मतलब फ्लाई करना है इस वक्त। असल में जो लीडरान है PTI के वो ये शो करते हैं कि खान साहब जो हैं वो बड़ी बज़िद हैं कि वो बनी गाले ही जाएंगे और पॉलिटिक्स में भी रेलेवेंट रहना चाहते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो सोर्सेज दावा करते हैं वो यही करते हैं कि बाहर जो जैक गोल्डस्मिथ लॉबिंग करता फिरा है पिकाडली में और जितनी आला अस्करी कुव्वतों से मुलाकात हो रही है उनकी, उसमें जो अमेरिकी सफीर पाकिस्तान आ गए थे कुछ दिन पहले, उसमें भी खान साहब की लॉबिंग जो 62 वहां के सेनेटर्स हैं वो भी लॉबिंग इसीलिए की गई है ना कि खान साहब मतलब अब बस थक चुके हैं। मतलब तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? वकार असलम साहब कहते हैं कि खान साहब जाना चाहते हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन हकायक जो है वो आपसे जानना चाहूंगा। वकार साहब छोटे भाई हैं और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरे इंशाल्लाह मेरे रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा भी होंगे आपकी तरह। यूथ का प्रोग्राम है। मैं आपको ये बता दूं कि वकार की इंफॉर्मेशन अपनी है, मेरी इंफॉर्मेशन अपनी है। मैं किसी की इंफॉर्मेशन को डिक्लाइन नहीं कर सकता। जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल जरूर है और वो इस वक्त मुझे अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है। जहां तक मेरी बात है, आप कहते हैं कि अगर उन्हें हाथ मिलाना होता बिलावल भुट्टो से इक़्तिदार में आ चुके होते, यार कहा क्या पिद्दी का शोरबा, मुझे पहले ये बताएं। अगर उनको इक़्तिदार में रखना होता तो फिर वो एंटीएम डिटैच क्यों होती है? फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद आके उनको मुंह के बल नीचे क्यों गिराया जाता? जिन्होंने 2018 में आरओ के इलेक्शन करवा के नवाज शरीफ को जलील करके उनको इक़्तिदार दिया और उनके खिलाफ जानवर और पता नहीं कैसी कैसी मुहिमें चली। उनके आपने कहा कल गोहर अयूब खान जो उमर अयूब गोहर खान का आप इंटरव्यू सुन के आपके कान मैं तो समझता हूँ लाल नहीं काले हो जाने चाहिए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि हम डील करते करते हमारे। बड़ी साहब आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा, आपका सिग्नल इशू आए हैं। अच्छा वकार साहब आपसे जी बड़ी साहब बड़ी साहब की तरफ जी बड़ी साहब जी कंटिन्यू करिए। आप एक चीज बताएं कि जब गौहर खान साहब कल कह रही है डील हो रही जब तक आप कह रहे हैं कि उनको इक़्तिदार मिलना है, कौन इक़्तिदार देगा? जो IMF को लेटर लिखता है कि हमने पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। बड़ी साहब जो दावा किए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, हमें जो है वो बंदा, वो इंसान, वो शख्स इंसान नहीं समझता, हमें वो किसी रत्ती बराबर जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं देता, हमारे साथ मुज़ाकरात की बात नहीं करता, उनकी मिन्नतें करवानी पड़ती हैं, हम बाहर वेटिंग एरिया में बैठते हैं, उसके बावजूद वो बंदा तो क्या समझते हैं कि ये डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग जो है इसमें रुकावट एस्टैब्लिशमेंट है? यार पॉलिटिकल डायलॉग में इमरान खान के एबनॉर्मैलिटी है। 3 मई 2023 को अगर उस दिन इमरान खान वीटो ना करता तो इनको अगस्त में इलेक्शन मिल रहे होते और 9 मई का वाकया ना होता। क्या उस वक्त मुझे ये बताएं, क्या ISI चीफ से इनकी मुलाकातें हो रही थी? बाजवा अगर फैसिलिटेशन करवा रहे थे उस वक्त तो बाजवा और ये सारी फैसिलिटेशन के हम इलेक्शन अगस्त में इलेक्शन करवा लेते हैं, ये जून में अटके हुए थे, वो अगस्त में आ गए थे।
तो इनको तो इलेक्शन मिल रहे थे, किससे मिल रहे थे? इन्हीं चोर डाकुओं से, जिनको ये चोर डाकू और उनकी मां बहन एक करता है बैठ के। ये इसका मुकाफाते अमल है इमरान खान का। इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं बनाए जाते, इमरान खान चबले मारते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं अंदर बैठ के। ऐसे अल्फाज से थोड़ी गुरेज करें। नेल्सन मंडेला ने 27 साल अपने गुजार दिए जेलों में, ये 17 महीने अभी इसको नहीं हुए, और जाके कहते हैं इस्लामाबाद में हमला कर दो और जाके मुझे छुड़वा लो। ये पॉलिटिशियन होती है, हमलों के जरिए छुड़वाता है। भाई आपके केसेस हैं, आपके पास 1000 केसेस हैं, आपके बहुत सारे आपके टिल्ट जो वकील, बहुत सारे आपके टिल्ट फ्री में आपको वकील मिल रहे हैं, बहुत सारे आपको जो जजेस हैं, आपके पेनिट्रेटेड जजेस हैं, रतीब खोसा जैसे जो है वो जमीन फरोश किस्म के लोग जो कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी किसी में होते हैं, गौर अयूब कभी गौर खान कभी पीपल्स पार्टी, ये इस किस्म का। बुखारी साहब कहां से आई हैं बड़ी साहब? देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब को मरवाने वाले भी ये लॉयर्स हैं, और इमरान खान को अंदर करवाने वाले भी लॉयर्स हैं, इमरान खान के ऊपर केस करवाने वाले भी लॉयर्स हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब एहतजाज होता है, इमरान खान की बहनों को कुछ नहीं होता, इनके वकीलों को कुछ नहीं होता, एक आम पब्लिक जिसको ये कभी 1000 कहते हैं, कभी 12 कहते हैं, कभी 6 कहते हैं, मर गई है, ये मरवाने वाले भी ये लोग हैं। ये क्यों करते हैं एजिटेशन? मुझे ये बताएं कि पार्टी में आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है, इसके बाद मैं कोई बात नहीं करूंगा, आप उनको बारी दे दीजिएगा। पाकिस्तान में डॉलर का रेट जो इस वक्त इफेक्टिव रेट जो इंडिकेटर्स को सम अप करके किया गया, अगर हम आज आईएमएफ के मकरूज ना हो तो हमारा डॉलर का रेट 210 रुपए 11 रुपए होना चाहिए। अगर हम आईएमएफ के अलावा हम खुद कफील हो जाए और हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस हो जाए, तो जो इसाक डार साहब कह रहे हैं, हालांकि मैं उनके बड़ा मुखालिफ रहा हूं, नाकद रहा हूं पिछले 2 साल से, उनके मुताबिक डॉलर का रेट 240 होना चाहिए। ये 280 पे क्यों अटका हुआ है? ये इमरान खान की वजह से अटका हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहा, ना वो किसी के घर में चूल्हा जलाने दे रहा है, ना वो किसी, मुझे उसको तकलीफ क्या है? वो 72 साल की उम्र में पाकिस्तान में अब आके क्या करना चाहते? छोड़। बड़ी साहब वकार साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगा। कसूर जो है वो बानी पीटीआई का बरसरे इक्तदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट है, वज़रा की गाड़ियों के लिए मैचिंग पोशिश के लिए सारे बजट निकलते हैं, लेकिन अवाम के रिलीफ में रुकावट बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वकार असलम साहब, बड़ी साहब मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। वकार साहब क्या समझते हैं, ये शरअंगेजी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस मजीद 7 मुल्जिमान कानूनी शिकंजे में आ चुके हैं, और इसमें सोशल मीडिया पर इश्तिहाल अंगेज और झूठा बयानिए पर 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो फेक जो खबरें फैलाई जाती हैं, इस हवाले से हुकूमती इक़दाम सामने आ रहे हैं। जी देखिए, इस पे पीका एक्ट के तहत हमारे दोस्त हैं डॉक्टर उमर आदिल, उन पर भी हुकूमत ने मतलब बहुत ज्यादा बंदिश हासिल करके रखा। कैंप जेल वो रह के 4 महीने, वेट भी उनका काफी कम हो गया। तो ये सियासी मुकदमात तो बनते रहते हैं, लेकिन सियासी मुकदमात बनना एक अलग बात है और शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन करना एक अलग बात है। और ये शरपसंद जो के 278 का फिगर दिया पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारे शोधा हैं, बाद में 7 पर आ गए, और वो 7 में से भी जिसका एक गायबाना जनाजा हुआ था वो भी अली अमीन गंडापुर के साथ बैठा शख्स नजर आया। तो उस प्रोपेगेंडे से तो हवा निकल गई। मतलब आप स्टेट को इंटरनेशनल मीडिया उसमें जो है उसको क्यों नहीं हुकूमत वक्त चैलेंज कर रही? हुकूमत वक्त को चाहिए कि मतलब वो करे कि मतलब वो आपको बदनाम कर रहे हैं, आपकी जगह सही करा रहे हैं पूरी दुनिया में कि मतलब अगर इसमें हकाइक नहीं है, सदाकत पर मबनी चीजें नहीं है, तो फिर डेफिनेटली उनको चैलेंज करना चाहिए। इस पे हमारे पाकिस्तान में मीडिया पर बड़ी साहब आऊंगा मैं आपकी तरफ, बड़ी साहब आपकी तरफ आऊंगा, और हमारे इंटरनेशनल वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने जो उसमें एक फुटेज का हवाला दिया, 2019 की फुटेज निकाल के वो सामने उसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाई, तो वो भी फेक न्यूज में कंसीडर हो सकती है? या अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उनके सोर्सेज इस तरह से हैं, तो फिर ये सवालिया निशान है बहुत बड़ा। बिल्कुल, वो बेसिकली एक प्रोपेगेंडे को कमतर साबित करने के लिए
अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे, और वो भी नहीं चलना चाहिए। मतलब इंटरनेशनल मीडिया को खबरें देने वाला कौन है? मतलब आप देखें ना कि हमारे मीडिया पर्सन्स हैं जो कि एक सियासी जमात से लगाव रखते हैं, और वो एक वकार असलम साहब, वैसे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके नुमाइंदे यहाँ पे होते हैं, और वो इंटरनेशनल मीडिया के खुद रिपोर्टर्स वहां पे जो थे वो मौजूद थे, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे उसमें, वो डिफरेंट इंटरनेशनल मीडिया के वहां के मुकीम जो नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे। बिल्कुल, इस पे जाना चाहिए कि क्यों जगहनसाई वो करवा रहे हैं हमारी पूरी दुनिया में। मतलब अगर कुछ शहादतें नहीं हुई 26 मिनट के अंदर, बगैर एक्शन इस तरह का लिया गया है कि मतलब सिर्फ कुछ लोगों के सिर फटे हैं और मतलब कंट्रोल करा लिया गया मॉब को, तो ये किस किस्म का इनकलाब था? मतलब खूनी इनकलाब अल्लाह ना करे कभी आए। तो वो उनकी बात से, शायद इकबाल भट्टी साहब की बात से, कि मतलब किसी किस्म का इनकलाब का पाकिस्तान इस वक्त सवालात तो बहुत हैं, जिसमें हमारे मनसब साथियों को उनका मीडिया चैनल्स को खाली करवाना, स्ट्रीट लाइट्स बंद करवाना, ये कौन करवा सकता है? आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी। दूसरा ये कि अगर डेफिनेटली जो भी हकायक हैं जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, तमाम हकायक सामने आ जाने चाहिए। जी भट्टी साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे। मुतालबा तो पूरा हो गया। ये नहीं, अजीम जो है ना, वो आप जरा इस किस्म के जो टफ क्वेश्चन है जरा मुझसे कर लिया करें। मुझे ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया है जी, ये अपने यहाँ पे उनके सारे दामाद बैठे हुए हैं कि यहाँ से वो चीजें लेके जा रहे हैं, कि उनका सोर्सेस क्या है? बड़ी साहब, उनके रिपोर्टर्स लाइव कवरेज के दौरान वहां पे मौजूद थे एहतजाज में। आप मेरी बात को सुना करें। जी जी जी, ये जी। इनके है, इनको पीरनी बाजी ने इनको मौका दे दिए, इनके पास जिन आ गए कि यार हमारे मुल्क में, मुझे ये बताएं, पारा चिनार में वो जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे कि पारा चिनार में क्या हो रहा है। पारा चिनार में 131 बच्चे, लाशें, वो सब कुछ गिर गया। कच्चे के डाकुओं के बारे में ये बातें नहीं होती। आप कह रहे हैं कि कंटेनर्स किस तरह से बाईपास किए? मैं तो खुद मौजूद था उस वक्त, ट्रैवल कर रहा था। जेलों तक ट्रैवल कर सकते थे आप, तो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे वहां तक कैसे पहुंचे? तो ये इधर जो लाहौर में भी, यहाँ पे जो सर, ये बड़ी साहब ये सवालिया निशान हुकूमत वक्त पे है। आप हुकूमत वक्त पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। कुछ नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया अंदर है, उसको इस्राइल में कुछ नजर नहीं आता, उसको फलस्तीन में कुछ नजर नहीं आता। तो सर ये चैलेंज करना चाहिए ना हमारी मिनिस्ट्रीज को, हमारे इस पे क्यों नहीं चैलेंज किया जाता? चाहिए ना, जो पैसे लेके इंटरनेशनल मीडिया को खरीद। मसला यह है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर और यूथी हैं, और उसमें से इंटरनेशनल यूथी हैं जो हैं, वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं इमरान खान को। हॉट टेक के तौर पे उसको गाली देने पे भी उनको $10 मिलते हैं, इमरान खान की तारीफ करने में भी, उसकी खबर लेने पे भी। यानी हमारा पूरा मीडिया हाईजैक हो चुका हुआ है। बीबीसी, अल जजीरा, द गार्डियन, इन सब रिपोर्ट्स को आप कह रहे हैं कि ये फंडेड तरीके से रिपोर्ट चलवाई जा रही है। बड़ी साहब मुझे जवाब दे दीजिए, आप कह रहे हैं कि बीबीसी, अल जजीरा, द गार्डियन, इन तमाम रिपोर्ट्स को फंडेड तरीके से जो है वो फीड किया जा रहा है। यू आर सेइंग दिस? क्या गार्डियन को हेल्प विद गार्डियन, मुझे ये शायद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकार असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इन चीजों को जो है वो ज़ेरे बहस लाते हैं। बड़ी साहब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये तमाम मामला है जिसपे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस पे डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस उनकी सामने आती जा रही हैं, लेकिन हुकूमत वक्त की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस पे हकायक नहीं है। तो डेफिनेटली इस पे चैलेंज भी करना चाहिए ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखे जाएं, ताकि पाकिस्तान का जो एक बुरा चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है वो भी सामने क्लियर हो जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात कर रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मुतालबात सामने रख रही है, हुकूमत वक्त जो है उसकी जानिब से भी इस पे जो है वो गहमा गहमी चल रही है और मजीद मुकदमात का इंदराज भी होता जा रहा है, गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं, जमानतें भी सामने आ रही हैं और इन तमाम चीज़ों पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब, मोहम्मद वकार असलम साहब। जी भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे थे? आपका बीच में वो कनेक्शन लॉस हुआ और ब्रेक पे जाना पड़ा। जी कंटिन्यू करिएगा। जी हाँ, कुछ लोड शेडिंग के दोबारा मामला शुरू हो रहे हैं और कनेक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता है। लोड शेडिंग है पंजाब में भाई साहब? जी इंटरनेट कल से शुरू हो गई है ना, जब से देखें स्ट्राइक शुरू हुई है तो ये काम तो शुरू होंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पेट्रोल नहीं आया, 3 दिन पाकिस्तान बंद रहा, जो कि मैं समझता हूँ ये बंद करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। नहीं, इसमें जो पीयू के तलबा ने शरंगेजी की है, कल आप देखें कि नए वाइस चांसलर की नाअहली है कि उन्हें अगर फीसिस में इजाफा करना था तो फिर कोई फीस में इजाफा करना था, फीसों में, फीसिस कुछ और होता है, तो वो एक उसका लाएअमल होना चाहिए था। मरियम नवाज के विजिट के अगले दिन ही अगर इस तरह की स्ट्राइक हो गई कि मतलब तलबा को डंडे उठा के सड़कों पे निकलना पड़ा, लाहौर बंद रहा है कल आपका, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की इसमें नाकामी है। वो एहतजाज वकार असलम साहब, वो एहतजाज एक और बिना पे शुरू हुआ, जो एक वहां तालिब इल्म था उसको नामालूम अफराद ने आके गोली मार दी और एक वहां पे वो कैजुअलिटी सामने आई, उसकी बिना पर यह एहतजाज शुरू किया गया था। ये कोई फीसेज वाला या वो उस तरह से वो सिनेरियो नहीं था। जी भट्टी साहब। नहीं, वो वकार भी कुछ बातें रेलेवेंट कर रहा है, बाकी बातें आप लिखेंगे तो वो मर्डर का चक्कर हुआ जिसकी वजह से कल 4-4.5 घंटे मैं भी स्ट्राइक में फंसा रहा और फिर मुझे पुलिस वालों की हेल्प लेके मुझे निकलना पड़ा वहां से। जहां तक बात आपकी रही, आप मुझे बार बार कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, देखिए इंटरनेशनल मीडिया के पास अगर एविडेंसेस, जब लाइटें बंद हो जाए, ऑपरेशन तो बेटा ऐसे ही होते हैं। उसामा का ऑपरेशन भी लाइटें बंद करके हुआ। ऑपरेशन जब आपको गवर्नमेंट कह रही हो आपने नहीं आना और आप कहें कि हम आके दिखाएंगे, तो फिर ये देखिए जंग और मोहब्बत और वॉर में फिर आपस में अगर लड़ेंगे तो फिर यही कुछ होगा। बड़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क दुश्मनी की तरफ गामजन है, ये भी मान लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शरपसंद हैं, ये भी मान लेते हैं। सर सुन ले जरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शरपसंद हैं, वो मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, मुल्क को जलाना चाहते हैं। मसला सिर्फ ये है, सवाल ये बनता है, क्या रियासतें इस तरह से बदले लेती हैं? क्या रियासतें अपने शहरियों के साथ इस तरह से ट्रीट करती हैं, या रियासतें कोई सियासी जमात के साथ इस तरह से ट्रीट करती हैं? अगर वो डी चौक तक पहुंच सकते हैं तो क्यों अलाउ किया जाता है उनको डी चौक तक पहुंचने तक? अगर यही ऑपरेशंस करने होते हैं तो ये डी चौक से पहले क्यों नहीं हो जाते? और कौन कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके खिलाफ इस तरह के ऑपरेशंस किए गए डी चौक पहुंचने तक? हमने शलवारें भी लटकती हुई देखी हैं इन्हीं आला अदलिया की दीवारों पर, इन्हीं आला अदलिया के गेट भी फैलाते हुए देखे। जी, आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है कि उनको आने क्यों दिया गया। ये आप ही हैं, जब मैं एक प्रोग्राम कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि पुलिस ने 9 मई को वो नहते जा रहे थे, उन्होंने इतनी अमलाक जला दी आर्मी वालों की, पुलिस ने उनको रोका नहीं है। यार आप मुझे एक चीज बताओ, 25-30 हजार आप, जिसमें बेचारे उनके इंटरव्यूज आपने सुने, मैंने सुने, जिन दिहाड़ीदार बंदा को 2000 पे आया, कोई 5000 पे आया, इस तरह सारी नून लीग भी ऐसे लेके आती है, पीपल्स पार्टी भी ऐसे लेके, उन लोगों को ला के ये बताया जाए आएंगे हम जेल तोड़ के इमरान खान को छुड़वा लेंगे और वहां पे जो कुछ भी होगा हम जिम्मेदारी लेंगे। बड़ी साहब, वो अडियाला की तरफ जा रहे हैं और डंडे। भाई अडियाला का मतलब जाना तो उनको अडियाला पे चाहिए था। वो डी चौक पे जब मुझे ये बताएगा कि मेरे घर में, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, मेरे घर में चीफ गेस्ट आया हो, मेरे घर में कुछ शादी का फंक्शन हुआ हो, या मैं घर बेचने के लिए या घर में मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पार्टी मेरे घर में बैठी हो और मेरे दुश्मन बाहर आके एहतजाज करना शुरू करेंगे, तो क्या मैं अगर उनको मैं गोलियां ना भी मारूं और मैं लाइटें बंद करके उनको बेहोश करके वहां से भगा दूं, तो आप कहेंगे आपने ये क्यों किया?
जब सदर, मुझे ये बताएं डी चौक उनकी खाला का भाड़ा है? बड़ी साहब हरगिज ये नहीं कहा कि ये क्यों किया, सवाल ये कि डी चौक तक आने की नौबत क्यों आई? वो आपकी आंटी पीदी लेके आई हैं, इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमा। आप उससे ये हुकूमत की जानिब से ये इक़दामात पहले क्यों नहीं उठाए गए, डी चौक से पीछे क्यों नहीं रोका गया? अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ये ऑपरेशन करना पड़ा तो ये जो है ऑपरेशन ना करना पड़ता अगर उनको डी चौक से पहले रोक लिया जाता। क्या सिक्योरिटी एहलकार उनको डी चौक से पहले नहीं रोक सकते थे? क्या रियासत से एक सियासी जमात ऊपर थी? हमजा प्लीज ऑपरेशन वाली चैप्टर को क्लोज कर दो। द चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड। उसमें मैं कहता हूं अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। पाकिस्तानियों की शहादतें, पुलिस वालों की, भाई साहब आपसे सिर्फ आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा। डेफिनेटली इसमें जो है वो वज़रा ही जवाब दे सकते हैं, हम इस पे सवाल कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने देखा माजी में मार्शल लॉ अदवार में ये चीजें सामने आई। MRD तहरीक थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त थी, 27 जमातों ने उसमें हिस्सा लिया और वो MRD तहरीक चली। उस पे इस तरह का क्रैकडाउन उस टाइम पे 1983 में हुआ और अब उसके बाद सियासी जमातें हमने देखा, मौलाना फजलुर रहमान साहब डंडा बरदर फोर्स के साथ डी चौक बढ़ते रहे, PDM की जो है वो लीड करते रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी एहतजाज किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किए, TLP ने किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस दौर में उन पे तशद्दुद किया, फायरिंग हुई, उस पे भी तनकीद की गई। मैं आपसे सारी बातों में डिसएग्री करता हूं। इन सारी पार्टीज में से सिवाय तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, TTP पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रियासत पे हमले किए हैं। वाहिद एक जमात है कि 9 मई के वाकयात में PTI मुलव्वस है। और मैं आपको बता दूं, यहां पे अगर 6 शहादतें BBC रिपोर्ट कर रही है, अल जजीरा 6 या 8 शहादतें कर रही है। आप भूल गए हैं इमरान खान साहब जब जलसे करते थे ना, तो मुल्तान वाले जलसे में 8 बच्चे जो है ना कंटेनर से गिर के मर गए थे और जिनके घर एक दफा नहीं हो गए और उनकी औलादें क्या करी, इनको शर्म नहीं आती? बड़ी साहब 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुलव्वस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान मुलव्वस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्वस। सवाल यह है कि जो मुलव्वस लोग थे उनको क्यों छोड़ दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद? उन पे मुकदमात का इंदराज हुआ, दीगर लोग सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी तो आप बरी जमा। 5 दफा देखें, मेरी बात को पूरा होने दें। आप मुझसे ये 5-7 दफा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात पूछ चुके हैं। जो उसमें शामिल है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने में, अगर किसी ने लातलकी जाहिर कर दी और उसका एविडेंस जियो फोरेंसिक पे नहीं था, उसको छोड़ दिया, ये मैं आपको कह रहा हूं। और जो उसमें शामिल थे उन्होंने, जिनको बेल्स दे दी गई अदालतों ने, वो बेल्स आप हो गए, जिनकी बेल्स नहीं। बड़ी साहब मैं सवाल ये इस वजह से पूछता हूं कि आप रिलेट कर लेते हैं बात वहां पे, तो सवाल सिर्फ ये है कि वो हुकूमत की कमजोरी है। इसको शहादत मानते हुए फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आगे फैज साहब का केपी से परवेज खटक साहब ने लीड किया था, केपी से परवेज खटक साहब ने लीड किया था। परवेज खटक साहब कहां पे? भाई आप मुझे प्रूफ दे दें कि परवेज खटक साहब ने लीड करके, देखे इमरान इस्माइल साहब, कोई और, फिरदौस आशिक अवान साहब, सुन लो, फयाजुल हसन चौहान साहब, PTI की पूरी आला क़यादत इसमें मुलव्वस थी, तो वो जब जो छोड़ते गए वो बड़ी जमा होते गए। वगार साहब, जी वगार साहब, बड़ी साहब टाइम चूंकि टाइम नियर टू डाई, जी वगार साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मुलव्वस थी और उसमें मतलब हमने उनकी जियो फेंसिंग में तो उन्होंने राहगीरों को नहीं छोड़ा था, कैमरामैन को नहीं छोड़ा था और सोशल मीडिया पे मतलब जो काम करने वाले लोग थे उन तक, जिनके ऑफिस थे स्क्री टावर के पास, उनको उन्होंने उठा लिया था। तो पहला मुतालबा तो खान साहब का जो 9 मई की गिरफ्तारी है, 9 मई के मतलब अब कई लोग छोड़े गए हैं जिनमें आम सतह के लोग भी शामिल हैं। पहले सिर्फ सियासी रिहाइयां हुई थी, लेकिन अब आम सतह पर भी 9 मई सजाएं भुगत के और उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद
जी जी, इन्वेस्टिगेशन के बाद अब वो बाहर आ चुके हैं, तो वो उस मुतालबे से तो जान निकल गई है। तो उससे मुतालबा जहाँ तक जुडिशियल जुडिशियल कमीशन की का बात है, वकार असलम साहब। तो 14 कत्ल मॉडल टाउन में भी हुए थे। बाकी नजवी की रिपोर्ट कहाँ है? वो कमीशन बना था, गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था, वो उस पर एक्शन क्यों नहीं उस हुआ? वक्त भी बरसरे इक़्तिदार गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब, वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब थे। इमरान खान साहब आए थे ना इक़्तिदार में, तो उन्होंने क्यों नहीं लटकाया? एफिड्रीन केस क्यों बनाया उन्होंने? नारकोटिक्स में क्यों राना सनाउल्लाह को पकड़ा अगर वो वजीर कानून थे उस वक्त और वो डीआईजी ऑपरेशन? शहरियार अफरीदी साहब से बदला ले लिया आपने? वकार असलम साहब, शहरियार अफरीदी साहब से बदला पूरा कर लिया? कैसे कर लिया? उनके साथ क्या जाती, उन पे भी मुकदमा हुआ। बड़ी साहब, आप इसमें जो है वो लास्ट आपसे जानना चाहूंगा, आप बता दें शहरियार अफरीदी साहब के साथ क्या हुआ, तो इसी के साथ इख्तिताम पजीर करेंगे प्रोग्राम। शहरियार अफरीदी ऑलमोस्ट 50% पीटीआई छोड़ के अपनी वाइफ के साथ अभी भी सर वजूहात जानना चाहूंगा। टाइम खत्म हो गया, बस वजूहात बता दें। मैं आपको बता दूं, शहरियार अफरीदी ने वो जो उस वक्त के डीजी रेंजर्स थे उनके ऊपर मुद्दा डाल के अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की है। आपको 30 दिसंबर से पहले पहले ये सारे बंदे अंदर नजर आएंगे जो नताइज भुगते हैं उन्होंने भी। ठीक है, ये जो वजीर आला उसमें पोनी रख के बैठा हुआ ना मुराद से ही, इसकी ऊपर और नीचे की सारी पोनियां काटी जाएंगी, ये मैं आपको बता देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब, मोहम्मद वकार असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये तमाम तर मौजूदा सूरत हाल है। एक तरफ सियासी जंग जो है तमाम सियासी जमातों की वो जारी है और इसमें अपने अपने मुतालबात, अपने अपने डेडलाइंस और अपनी अपनी जो है वो हदूद मुकर्रर कर ली गई है। लेकिन दूसरी जानिब अवाम पे मजीद महंगी बिजली का जो है वो बोझ पड़ने जा रहा है। पेट्रोल जो है वो उसी तरह से बरकरार है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो शय खुरोनोश खरीदने से कासिर नजर आते हैं। महंगाई शदीद हद तक बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अवाम के बारे में इस हुकूमत वक्त को सोचना पड़ेगा और ये बातें जो है वो माजी की हुकूमतों पे, जिस तरह से माजी के एतबार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी पे डालती रही, इसी तरह से आज भी ये इत्तेहादी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालती हुई नजर आती है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपको अगर वोट दे के मुंतखब करके इस पार्लियामान में पहुंचाते हैं तो वो आपसे उम्मीदें वाबस्ता लगा के बैठे होते हैं, ना कि वो ये सुनने को बैठे हैं कि माजी की हुकूमत ने यह कर दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।